इस बीच आज एक बड़ी खबर भी आई थी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर, जिसने काफ़ी हद तक मार्केट को थोड़ा सा हिलाया, लेकिन पर्टिकुलरली आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर यहाँ पर गिरते हुए दिखे। खबर ये थी कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 590 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है और ये बैंक की नेटवर्थ का 2% और फाइनेंशियल ईयर 2026 का जो अनुमानित मुनाफा होता है उसका 25% है। हालांकि बैंक का कहना है कि ये एक ही तरह की शाखा और एक ही तरह के खातों तक सीमित मामला है और दूसरे जो आम नागरिक के जो खाते होंगे उस पर कोई इसका असर नहीं पड़ेगा। और आरबीआई ने भी कह दिया है कि सिस्टमैटिक जो कोई रिस्क यहाँ पर होता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन खबर जब आई तो उसके बाद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो शेयर है सोमवार को बुरी तरह से यहाँ पर पिट गया, धड़ाम हो गया। बिल्कुल, और बैंक का शेयर 18% से ज्यादा जो है टूटता हुआ नजर आया। कंपनी की शेयर होल्डिंग की बात करें तो इसमें 34 म्यूचुअल फंड्स ने करीब 11% हिस्सेदारी खरीदी है। इसमें सबसे बड़ा निवेश टाटा आर्बिट्राज फंड ने किया हुआ है। इसके आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में करीब 1.7% हिस्सेदारी है। इसके अलावा 25 इंश्योरेंस कंपनियों की बैंक में 10% से भी ज्यादा की हिस्सेदारी है। सर के पास चलते हैं, खबर लेकर थोड़े से और माइनस के समझते हैं। सर, जिन म्यूचुअल फंड कंपनियों का एक्सपोजर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में है उन पर क्या असर पड़ेगा इतनी बड़ी खबर सामने आने का, इस तरीके का घोटाला जो देखा गया है 590 करोड़ रुपए का? देखिए, ब्यूटी ऑफ म्यूचुअल फंड क्या होती है। आज आप देखें अचानक से ये खबर आई, हालांकि आईडीएफसी नहीं और पहले भी कुछ ऐसे बैंक्स के नेगेटिव न्यूज़ आई जहां पे म्यूचुअल फंड वालों के पास में वो पर्टिकुलर बैंक के शेयर्स थे। देखो, नेगेटिव रिएक्शन या नीजक रिएक्शन जिसको बोलते हैं वो आता ही है। आज जिस तरीके से आया, अच्छी चीज़ म्यूचुअल फंड की क्या होती है कि म्यूचुअल फंड जब आप कोई भी फंड मैनेजर है, चाहे वो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड होंगे या रेगुलर डाइवर्सिफाइड फंड्स रहेंगे या फिर आप देखें मिड कैप जो फंड्स हैं उनमें भी, क्योंकि जब इंडेक्स फंड बाइंग होती है तो उनको भी वो लेने पड़ते हैं स्टॉक्स जो उनके यूनिवर्स में आते हैं। ऐसे केस में जहां जहां इस बैंक का की जो हिस्सेदारी या मान लीजिए वो पोर्टफोलियो का हिस्सा है तो उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। लेकिन अच्छी चीज क्या है कि म्यूचुअल फंड है, उसमें कम से कम 50-60 स्टॉक्स की बास्केट होती है, कुछ में तो और भी ज्यादा होती है। तो आप किसी भी फंड लेवल पे मान लीजिए हायर साइड पे 1 से 1.5% की अगर होल्डिंग होगी भी तो 1 से 1.5% मान लीजिए 100 रुपए में खाली 1.5 रुपया ही आपका जो है वो आईडीएफसी में आपने निवेश किया हुआ है और आईडीएफसी उसमें आज जैसे मान लीजिए 15-20% टूटा तो यानी कि 1.5 रुपए का जो है वो 15% आपका टूटा तो पोर्टफोलियो लेवल पे तो बहुत ही माइनर उसका इम्पैक्ट आएगा। और मैं तो यही बोलूंगा क्योंकि आज मार्केट थोड़ा ऊपर था तो जो भी उसका थोड़ा बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होगा वो उसका बाकी पोर्टफोलियो ने कवर अप कर दिया, तो पता भी नहीं चला होगा कि इसका कितना असर हुआ। असर एक चीज का जरूर होता है कि फॉर द पर्टिकुलर बैंक एक रेपुटेशन रिस्क होता है। तो आने वाले समय में फंड मैनेजर्स जो होते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि सिस्टमिक इशू है या वन टाइम प्रॉब्लम है, तो जो फंड मैनेजमेंट टीम्स होती हैं जो फंड को मैनेज करती हैं वो ये डिसाइड करती हैं कि उनको इस फंड से एग्जिट करना, इस पर्टिकुलर स्टॉक से एग्जिट करना है या उनको बने रहना है। तो बस ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक आने वाले समय में धीरे धीरे चीज़ें सेटल हो जाएंगी कि फंड मैनेजर्स या अलग अलग जो फंड्स में इसका एक्सपोजर है तो वो थोड़ा प्रेशर जो है आप ये कह सकते हैं कि स्टॉक लेवल पे बना रह सकता है, लेकिन फंड लेवल पे कोई ऐसा प्रेशर नहीं है बिकॉज बहुत बड़ी बास्केट होती है म्यूचुअल फंड की। उस बड़ी बास्केट में एक छोटी सी हिस्सेदारी होगी बैंक की और उसका इम्पैक्ट जो है वो अगर बाजार थोड़ा सा अपसाइड बना रहता है तो वो पता भी नहीं चलेगा, मतलब उतना उसका जो माइन्यूट इम्पैक्ट होगा। सर, ये मैं इनफैक्ट आपसे थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझना ही चाह रही थी कि जिन म्यूचुअल फंड निवेशकों का आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में एक्सपोजर है उन्हें क्या कदम उठाना चाहिए? दिव्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड तो उसमें इंडिया के सब टॉप क्लास जो बैंक्स हैं वो उनके पोर्टफोलियो का हिस्सा होते हैं। एनबीएफसीज होती हैं, इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, उसके अलावा एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जो हैं वो उसका हिस्सा होती हैं। तो बहुत बड़ा एक लार्ज पोर्टफोलियो में एक बहुत स्मॉल, और आप देखिए कोई ज़रूरी नहीं है, ये भी हो सकता है आने वाले समय में यदि इस पर्टिकुलर बैंक से सब चीज़ें जो है सही हो गई और सब ऑन ट्रैक हो गया तो वापस, क्योंकि इतना टूटा है, हो सकता है फंड मैनेजर को उसमें वैल्यू नजर आना शुरू हो जाए कि ये बहुत अच्छा प्राइस है इस स्टॉक को इंक्लूड करने के लिए। क्योंकि टॉप मैनेजमेंट ने भी आके जो सुबह मॉर्निंग उनकी मीटिंग हुई उसके बाद उन्होंने जो प्रेस ब्रीफिंग करी है उसमें भी यही बोला कि इसमें कोई टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्व नहीं है, कोई सिस्टमिक प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ एक मतलब एक ब्रांच में, हालांकि अमाउंट उसका आप देखेंगे तो आंकड़ा बड़ा है उसका 590 करोड़, बट ये ब्रांच लेवल की प्रॉब्लम है जो कि उसको वो प्लग इन करना चाहते हैं। उन्होंने ऑलरेडी केपीएमजी को अपॉइंट किया है फॉरेंसिक ऑडिट के लिए, प्लस उन्होंने एक
टीम बना दी है जो कंप्लायंस को देखेगी और पूरे ऑल अक्रॉस द बैंक देखेगी। तो डैमेज कंट्रोल के लिए उन्होंने बहुत सारे ऐसे जो है मेजर्स ले लिए, ऑलरेडी काम उनका स्टार्ट हो गया। आरबीआई गवर्नर भी आए, उन्होंने भी कोई ऐसा बहुत बड़ा कंसर्न नहीं दिखाया। उन्होंने बोला कि इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं देंगे, ये ब्रांच लेवल पे अगर कुछ हुआ तो लेट द बैंक हैंडल दिस। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा बहुत ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। और अगेन जो भी निवेशक अपने अपने फंड में जब देखेंगे फैक्ट शीट में कि वो बैंक की हिस्सेदारी जो है बहुत माइनर 1.5% की रेंज में है, तो उसका जो ओवरऑल फंड के ऊपर इंपैक्ट है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है। सर कई सारे निवेशक होते हैं जो कि म्यूचुअल फंड्स में भी निवेश करते हैं और शेयर्स में भी यहाँ पर निवेश करते हैं। जब वो इस गिरावट को देख रहे होंगे उनके मन में भी सर कई सारे सवाल ऑब्वियस बातें आते हैं, क्योंकि मेरे पास कमेंट्स भी आए थे उसके बीच में। वो कह रहे थे कि क्या मतलब यहाँ पर हम लोग को चिंता करने की ज़रूरत है, कि हालांकि आपने बिल्कुल सही बोला है, क्योंकि एक ही स्टॉक है और बास्केट ऑफ स्टॉक्स में एक स्टॉक का बहुत मान्यूट असर ही होगा। लेकिन क्या उन्हें कोई चिंता करने की ज़रूरत है, क्या उन्हें कुछ रणनीति चेंज करने की ज़रूरत है यहाँ पर? रणनीति तो फंड मैनेजर चेंज करेंगे, उनको करने की जरूरत ही नहीं है, इसीलिए वो म्यूचुअल फंड में उन्होंने निवेश किया हुआ है। सो लेट फंड मैनेजर हैंडल की उनको क्या करना है। और जो भी फंड मैनेजर डिसीजन लेंगे, चाहे वो अगर स्टॉक से एग्जिट कर रहे हैं तो भी वो निवेशकों के हित में होगा। और अगर उनको लगता है कि ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है और हमें इस स्टॉक से नहीं निकलना है, तो भी वो निवेशकों के हित का होगा। क्योंकि इतना तय है कि मैं और कोई रिटेल निवेशक या आप हैं, वो हो सकता है कहीं हमारा इन्फ्लुएंस, सेल्फ इन्फ्लुएंस हो, हम हड़बड़ाहट में उसको बेच दें। लेकिन जो फंड मैनेजर्स होंगे वो किसी भी स्टॉक की एंट्री या एग्जिट बहुत ही सोच समझ के, रिसर्च करके, उसके अलग अलग पहलुओं पे पूरा सोच विचार होती है, उसके बाद डिसीजन होता है। और वो जो सोचा समझा डिसीजन होता है अभिषेक, वो हमेशा राइट डिसीजन होता है। तो ऐसे केस में फंड मैनेजर्स को तय करने दीजिए क्या करना है। मुझे लगता है इन्वेस्टर्स को बिल्कुल भी इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। सर वैसे जो एक आम इन्वेस्टर है वो ये कैसे चेक कर सकता है कि जिस फंड में उसने निवेश कर रखा है उसका एक्सपोजर किन किन स्टॉक्स में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देयर इज समथिंग कॉल्ड फैक्ट शीट। तो आपके व्यूअर्स के लिए एक बहुत अच्छा ये एक आज टर्म है जो हम शेयर करना चाहते हैं। फैक्ट शीट एक डिस्क्लोजर होता है म्यूचुअल फंड्स का, जो हर क्वार्टरली वो रिलीज होता है उनकी वेबसाइट पे, या कोई भी आप जो रेफरल जो वेबसाइट होती है आपकी, आप उसमें जाएंगे, फंड के बारे में जानकारी लेंगे तो फैक्ट शीट देखिए। फैक्ट शीट आपको पूरी लिस्ट दे देगा कि कौन कौन से स्टॉक्स में फंड मैनेजर इन्वेस्टेड है और क्या रेशो में, क्या परसेंटेज में वो इन्वेस्टेड है। उसमें आपको सेक्टर वाइज कितना एक्सपोजर है, तो सारी जानकारी आपको जो है फैक्ट शीट में मिल जाएगी। तो ये आप जरूर चेक करें। और इनफैक्ट अभिषेक, जिन लोगों को फैक्ट शीट का मालूम होगा, फैक्ट शीट रीड करना आती होगी, वो बिल्कुल भी घबराए नहीं होंगे इस चीज को देख के। सर वैसे जो ये केस उजागर हुआ है 590 करोड़ रुपए का, सर जो अमाउंट है वो तो खैर छोटा नहीं, जैसे कि हम बोलेंगे फाइनेंशियल ईयर का जो अनुमानित जो मुनाफा होने वाला है उसका भी कुछ परसेंटेज है ये। ओवरऑल सर बैंकिंग सेक्टर में अगर देखें, अगर इस तरह के केस जैसे उजागर होते हैं उस पर कितनी ज़रूरी हो जाती है कि स्क्रूटनी की जाए, और ताकि जो निवेशक हैं, चाहे वो शेयर ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे म्यूचुअल फंड निवेशक हों, उनके लिए एक यहाँ पर पेज बन जाए कि मतलब वहाँ पर सिक्योरिटी उनको मिल जाए। देखिए, आप देखें सेबी, आरबीआई, ये सब रेगुलेटर हैं इंडिया में जो बहुत ही एफिशिएंटली काम कर रहे हैं। बैंक ऑडिट्स होते हैं, रेगुलर ऑडिटर्स होते हैं। बट क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली जैसे एक ब्रांच स्पेसिफिक घोटाला हुआ, इसमें जो भी लोग इन्वॉल्व होंगे, जब तक, और देखिए अभिषेक, अच्छी चीज आप देखें, ये बैंक ने खुद रिपोर्ट किया है कि हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ फाइनेंशियल इरेगुलरिटी हुई है और हम इसके ऊपर वो कर रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ कि किसी थर्ड पार्टी ने इसको आइडेंटिफाई किया। तो बैंक्स जो है वो खुद भी इंटरनल ऑडिट होता है, एक्सटर्नल ऑडिट होता है, रेगुलर बेसिस पे उनका पूरा ट्रैकिंग और वो रहता है। इसलिए इतनी कोई घबराने की बात नहीं होती है। हाँ, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स इस तरीके के नहीं होने चाहिए। वो होते हैं तो इन्वेस्टर का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है वो टूटता है। और फंड, म्यूचुअल फंड वाले का मुझे लगता है कि बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं होती। हाँ, जिन्होंने डायरेक्टली शेयर में निवेश किया होगा, आज उनका थोड़ा कॉन्फिडेंस हिल गया होगा ये सब चीज को देखते हुए। पर अगेन मुझे ऐसा लगता है कि आप देखिए 590 करोड़ का भी जो अगर फिगर है, अगर आप सुबह जो उनके एमडी है उनकी कमेंट्री अगर आप सुनेंगे तो उन्होंने बोला 490 करोड़ के आसपास है। बट हम 100 करोड़ और भी ये मान के चलते हैं कि शायद और चीजें खंगालने पे और 100 करोड़ के आसपास का कुछ निकल के आएगा। तो एक्चुअल में 590 नहीं है। उसके बाद ये भी नहीं है कि 490 जो है अगर वो इरेगुलरिटी हुई है तो वो पैसा जीरो हो गया या कहीं बिल्कुल चला गया, उसकी रिकवरीज आएंगी। हाँ, वो रिकवरी 100% नहीं होगी, उसमें 80% रिकवरी होगी या 90% होगी, वो तो समय बताएगा। बट ये भी नहीं है कि जो 590 करोड़ का फिगर है वो स्वाहा हो गया, ऐसा नहीं है। उसमें बहुत हद तक वो रिकवरी भी हो जाएगी, पर थोड़ा सा समय लगेगा। तो पॉइंट ये है कि अगर आप बैंक का देखें, बैंक की वर्किंग देखें, इट्स ए ग्रोइंग बैंक।
तो कोई मुझे नहीं लगता बहुत बड़ा इशू है। हाँ, बैंक के लिए एक रेपुटेशनल रिस्क होता है, वो ऑब्वियसली दे विल ट्राई कि उसको वो अच्छे से मैनेज करें और जो भी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुआ ये दोबारा ना हो। तो डर ये होता है कि कोई इस तरह की और चीज ना निकल के आए, बट बैंक हैज क्लैरिफाइड कि अब हमने बहुत ही स्पीड से ये अपना प्रोसेस शुरू किया है, तो हम बहुत जल्दी इसको प्लग इन कर देंगे। तो नटशेल मुझे लगता है अभिषेक बहुत ज्यादा घबराना नहीं चाहिए। ठीक है सर। बस एक जाते जाते छोटा सवाल और, म्यूचुअल फंड कंपनीज के नज़रिए से, म्यूचुअल फंड निवेशकों के नज़रिए से हमने समझा, लेकिन सर इस बैंक में इंश्योरेंस कंपनियों का भी अच्छा खासा निवेश है। सर इंश्योरेंस कंपनीज पे क्या असर पड़ेगा इतनी बड़े घोटाले की खबर आने का, और जो लोग इंश्योरेंस ले रखा है, जिन्होंने, जो कस्टमर्स हैं, इंश्योरेंस टेकर्स हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, इंश्योरेंस कंपनीज भी जो होती है ना, वो भी निवेश, तो वो भी, उनके भी फंड मैनेजर हैं, क्योंकि जो प्रीमियम कलेक्शन वो कर रहे हैं, वो प्रीमियम कलेक्शन करके अल्टीमेटली वो म्यूचुअल फंड रूट से ही निवेश होता है, जिसको हम यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान बोलते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि जो वो फंड मैनेजर्स हैं वो भी अपना एक पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं सिमिलर वे में जैसे म्यूचुअल फंड में हो रहा है। तो वहां पे भी जो होल्डिंग है, क्योंकि आपने जो 10% की होल्डिंग बताई इंश्योरेंस कंपनीज के पास में, वो एक कंपनी के पास नहीं है या एक पर्टिकुलर इंश्योरेंस प्रोडक्ट के अंदर नहीं है, वो जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनके मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, उसमें वो डिवाइडेड है। तो घूम फिर के किसी एक सिंगल फंड के ऊपर एक्सपोजर मुश्किल से 1-1.5-2% से ज्यादा नहीं होगा। और फिर जैसा मैंने बोला कि आज अगर बाजार प्लस में बंद हुआ है, तो उसका जो थोड़ा सा माइनर इंपैक्ट होगा वो आज वैसे ही नेगेट हो गया होगा। वो ओवरऑल जो फंड लेवल पे है वो प्लस ही हुआ होगा फंड, तो फंड नेगेटिव नहीं हुआ होगा, उसका मार्जिनल इंपैक्ट जरूर हुआ होगा। तो चलिए, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिहाज से अगर देखा जाए तो यहाँ पर उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नेग्लिजिबल इफेक्ट रहेगा, वो भी एक दिन का जो आज हुआ है। इनफैक्ट इन केस अगर यहाँ पर सब कुछ सही रहा तो फिर जो शेयर जब उसके खरीदे जाएंगे तो फिर वो और डिस्काउंट पर खरीदे जाएंगे, एनएवी यहाँ पर इन केस हो सकता है कि सस्ती हो जाए। चलिए खैर, विकास सर आपने समय दिया, और गोल्ड ETF हो गया आज का जो ये मुद्दा लास्ट में हमने जो उठाया IDFC फर्स्ट बैंक का, इसके अलावा LFO और जनता के सवालों का सर आपने बखूबी यहाँ पर आंसर दिया सर, उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। धन्यवाद अभिषेक जी, धन्यवाद दिव्या, थैंक यू।